फ्रेंड नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा। आज आपको जातक तत्वकृत ज्योतिष के कुछ योगों का विवरण मैं बताना चाहता हूं, जिसमें एक विवाह योग है। एक मानव जीवन में मैरिज विवाह एक इम्पोर्टेंट बंधन रस्म रिवाज होता है, और हिंदुओं में तो विवाह का बड़ा महत्व है कि मानव के जीवन में विवाह के बाद वो एक विवाह करता है या दूसरा विवाह करता है, तीसरा या चौथा। इस तरीके के विवाह ज्योतिष, इस तरीके के योग ज्योतिष में दिए हैं। तो एक इम्पोर्टेंट योग है जो आज डिस्कस करना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये जो योग है जातक तत्वम से लिए गए हैं। जातक तत्वम की फेमस एस्ट्रोलॉजी बुक है जो लगभग 1800 में लिखी गई थी। रतलाम में इनके लेखक रतलाम में लिखी गई थी, रतलाम के थे इनके लेखक। एक कुंडली में, वृषभ लगन की कुंडली में मैं एक योग का जिक्र करना चाहता हूँ। सप्तमेश और द्वितीयेश यदि नीच राशि में स्थित हो तो, और शुभ ग्रह केंद्र और त्रिकोणस्थ हो। देखिए सप्तमेश ये नीच राशि में यहाँ पे है, ठीक है। और सप्तमेश और द्वितीयेश, ये देखिए द्वितीयेश बुध यहाँ पे नीच राशि का हो गया है। और यदि उसमें शुभ ग्रह केंद्र और त्रिकोण में हो तो ये गुरु महाराज मान के चलिए कि यहाँ छठे बैठ जाएं, और शुक्र यहाँ पे बैठ जाए, और चंद्रमा यहाँ बैठ जाए। इस प्रकार का कोई योग यदि आपकी कुंडली में बनता है तो निश्चित रूप से वो एक विवाह योग है। आपका एक ही विवाह आप जीवन में कर पाओगे। इस प्रकार के अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग योग बन सकते हैं। ये सिर्फ वृषभ लगन की कुंडली में ये अप्लाई करके आपको बता रहा हूँ। आप अपनी कुंडली में इसको नहीं मान सकते। जो वृषभ लगन के जातक है वो एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ। मेष लगन की कुंडली में परिस्थिति अलग होगी, मिथुन लगन की कुंडली में परिस्थिति अलग होगी, मीन लगन की कुंडली में परिस्थिति अलग होगी। तो सभी लगन की कुंडली में परिस्थितियां अलग अलग हो सकती है। एक सिर्फ उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि, और ये जो फॉर्मूला ये है, सप्तमेश और द्वितीयेश यदि नीच राशि में स्थित हो और शुभ ग्रह केंद्र और त्रिकोणस्थ हो। अब सबसे बड़ी चीज है कि नीच ग्रह के विषय में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि कोई भी ग्रह यदि मेष राशि में 10 डिग्री का होगा तभी वो नीच का उच्च का कहलाएगा, और यदि तुला में वो 10 डिग्री का होगा तो ही वो नीच का कहलाएगा। हो सकता है कि सूर्य आपका नीच का तो है लेकिन उसकी डिग्री 25 डिग्री हो गई तो उसका नीचत्व तो लगभग खत्म हो गया है। हो सकता है कि सूर्य आपका नीच का तो है लेकिन वो 1 डिग्री का हो तो भी उसका नीचत्व भंग हो गया। हो सकता है सूर्य आपका उच्च का हो लेकिन वो 1 डिग्री का हो तो वो बाल अवस्था में है, तो कोई काम का नहीं है। ऐसा उच्च का होना भी कोई काम का नहीं हो। जब सूर्य ठीक 10 डिग्री का होगा तो ही माना जाएगा कि तुला में वो नीच का कहलाएगा। इसी तरह से सभी ग्रहों की में माना जाता है। देखिए ग्रह अत्यंत प्रसन्न अवस्था में होता है जब वह उच्च राशिस्थ हो, और अत्यधिक दुखित होता है तो वह नीच राशिस्थ होता है। यह हमेशा नहीं होता, परंतु यह बुनियादी सिद्धांत भविष्यवाणी के संदर्भ में उपयोगी है। देखिए यहाँ पे जो ज्योतिष की भाषा थोड़ी सी बड़ी कष्ट और दुख देने वाली है। नीच राशिस्थ की जगह यदि वो कह दिया जाए कि ग्रह दुखित हो तो उतना डर नहीं होगा। यदि कह देते हैं कि नीच राशि तो फट से आदमी को भय बन जाता है, दुख हो जाता है। तो ज्योतिष की भाषा बड़ी ऐसी दुखी करने वाली भाषा है जिससे कि ज्योतिषी बहुत पैसे कमाते हैं और लोगों को डराते हैं। यही भाषा इसको, ग्रह थोड़ा सा दुख देने वाला है, दुखित अवस्था है तो उसका भाव थोड़ा बदल जाता है। तो एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आपकी जो उच्च ग्रह और नीच ग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हो सकता है कि शनि आपका तुला राशि में उच्च का हो 20 डिग्री में, लेकिन वो तुला राशि में शनि तो है उच्च का, लेकिन हो सकता है कि वो जो है आपका 1 डिग्री का हो, 1 से 5 डिग्री का हो, तो उच्चत्व तो उसका खत्म हो गया। हो सकता है नीच का हो लेकिन वो 30 डिग्री का 29 डिग्री का हो तो कोई मतलब का नहीं। हो सकता है कि शनि में आपका नीच का भी है लेकिन वो जाके 2 डिग्री का हो तो उसको नीच के फल नहीं मिलेंगे, या उसको प्रॉपर ये डिग्री मेंटेन होनी चाहिए, ये डिग्री तक होना चाहिए उसको। इतनी डिग्री तक होगा तो ही उसके जो फल होंगे एग्जैक्ट या तो उच्च का होगा या तो नीच होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप लोग ये समझ जाओगे तो बहुत सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। इसी कारण कई बार देखा होगा कि कोई ग्रह कुंडली में उच्च के भी होते हैं लेकिन वो फल नहीं देते। कारण क्यों है? कोई ग्रह, सूर्य यदि उच्च का होना चाहिए तो 10 डिग्री का होना चाहिए, 10 डिग्री का नहीं होगा तो वो उच्च के भी फल नहीं देगा। इसलिए अपन कई बार लगता है कि कुंडली में तो 3 ग्रह उच्च के दिख रहे हैं लेकिन उसको रिजल्ट तो कुछ अच्छा नहीं मिलता, वो तो बड़ा फकीर है, उसको तो बड़ी प्रॉब्लम है। कारण यही है कि उसकी डिग्री प्रॉपर नहीं होती, या फिर ये ग्रह यहाँ जो ऐसे दिख रहे हैं नवमांश कुंडली में जाके नीच के हो जाते हैं। यदि ये सारे के सारे ग्रह नवमांश कुंडली में नीच के भी हो जाएंगे तो उसको जातक को अच्छे फल नहीं मिलेंगे। कि नवमांश कुंडली जो है जातक के जीवन का सर्टिफिकेट है, वो नवमांश कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू ज्योतिष में 16 कुंडली का स्टडी की गई है कि एक
एक लग्न कुंडली से षोडश कुंडली बनती है और उसका बड़ा अपना महत्व होता है। इस तरीके से ग्रह मूल त्रिकोण और स्व स्थान पे होते हैं, उसके लिए भी डिग्री निर्धारित होती है। ये अब दूसरा जो सिद्धांत उस पर चर्चा कर लेते हैं। बुध और बृहस्पति मंगल या सूर्य के नवमांश में स्थित हो, इसके लिए आपको बुध, एक उदाहरण मैं कुंडली से बताता हूं कि जैसे कि देखिए एक कुंडली मैं आपको दिखाता हूं, ये मैं यहाँ कुंडली से दिखाता हूं, बुध और बृहस्पति मंगल, ये कुंडली है। अब जैसे यहाँ पे एक कुंडली में ये बुध बैठा है चौथे स्थान पे वृश्चिक राशि में, तो ये नवमांश कुंडली, आपकी कुंडली के साथ नवमांश कुंडली भी आती है। तो ये नवमांश पे कहाँ बैठा होगा बुध? देखिए बुध नवमांश में बैठा है धनु राशि में, तो बुध धनु नवमांश में कहलाता। तो ये फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? बुध और बृहस्पति मंगल या सूर्य के नवमांश में स्थित हो, तो बुध और बृहस्पति मंगल या सूर्य के नवमांश में स्थित हो, तो ये चीज इसमें अप्लाई नहीं होती। यहाँ का जो बुध है वो गुरु के उसमें बैठा हुआ है, बुध और बृहस्पति मंगल या सूर्य के, तो यहाँ जो बुध है गुरु के नवमांश में है। और दूसरा जो बृहस्पति है, इसका देखिए बृहस्पति कर्क राशि में है, लेकिन यहाँ पे ये मंगल के नवमांश में बैठा है, ये चीज यहाँ पे अप्लाई हो गई। तो इसका मतलब ये सिम्टम्स है कि ये जातक एक विवाह ही रहेगा इसका। नेक्स्ट, एक विवाह योग का एक और फार्मूला है, वो मैं बताना चाहता हूं। जैसे कि सप्तम भाव में बुध या गुरु का नवमांश हो, सप्तम भाव ये कहलाता है, ठीक है। सप्तम भाव में बुध या गुरु का नवमांश हो, तो यहाँ पे आप देखा जाएगी कि सप्तमेश जो शनि है वो नवमांश कुंडली में कहाँ बैठा है? नवमांश कुंडली में ये बुध की राशि में बैठा है, कन्या राशि में बैठा है, मतलब इस कुंडली में ये अप्लाई नहीं होता। सप्तम भाव बुध या गुरु का नवमांश हो यहाँ पे, हाँ बुध या गुरु का नवमांश यह अप्लाई होता है। यहाँ पे देखिए ये सप्तम भाव का जो स्वामी है यहाँ पे बुध के नवमांश में बैठा है, कन्या राशि में बैठा है, तो ये यहाँ पे एप्लीकेशन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रॉपर यदि ज्योतिष की बात करना है तो उसको 16 कुंडलियों को ज्ञान होना चाहिए, 16 कुंडलियों को ज्ञान होना चाहिए। ग्रहों के नीचे तो ग्रहों की अवस्थाएं, बाल अवस्था है, मुदित अवस्था है, ऐसी ग्रहों की अवस्थाएं होती है, बहुत डीप ग्रहों का के विषय में जानना होता, तब कोई सटीक प्रेडिक्शन आपको देना होता है। उसी तरीके से जब दशाएं चलती है तो आपकी दशा, महादशा, प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इतनी सारी चीजें 5 दशाओं में उसका भाग देखा जाता है। छोटे छोटे भागों में आपकी दशा महादशा भी बदलती है, तब कहीं जाके कोई सटीक व्यक्ति प्रेडिक्शन देने की स्थिति में होता है। नेक्स्ट है विवाह संख्या विचार, कोई व्यक्ति के जीवन में कितनी विवाह वो करेगा, तो इसका भी एक फॉर्मूला है। सप्तम भाव में सप्तमेश से दृष्ट जितने ग्रह स्थित हों अथवा अष्टमेश से दृष्ट जितने बलवान ग्रह अष्टम भाव में स्थित हो, तो जातक उतने ही होंगे। मान के चलिए कि यहाँ पे इस कुंडली में देखिए ये फार्मूला लागू होता है। सप्तम भाव में 2 ग्रह बैठे हैं और ये सप्तमेश गुरु से दृष्ट भी हो रहे हैं, तो ऐसा महसूस होता है इस कुंडली में विवाह संख्या कम से कम 2 ग्रह बैठे हैं, तो 2 उसके विवाह होंगे। अब 2 विवाह होंगे, इसके पीछे ये नहीं है कि 2 ही विवाह होंगे, उसका ही कारण होता है। हो सकता है उससे कोई अफेयर हो, कोई से संबंध हो, संबंधी बना, कोई किसी से संबंध शारीरिक फिजिकल बना लेता, वो भी उसी श्रेणी में आता है, तो वो भी कहलाता है। लेकिन आज के जीवन में ऐसा तो नहीं 3 ग्रह बैठे हो 3 विवाह होगा, इसका मतलब हो सकता है कि उसके फिजिकल रिलेशन हो, दूसरे प्रकार से उस इमोशनल रिलेशन बनाया हो, उसको अपनी पत्नी जैसे मानता हो, इस तरीके से भी बात विवाह का ही रिजल्ट वो देती है। और इसके बाद लिखा है कि बलवान ग्रह से अष्टम भाव स्थित हो, दूसरे ग्रह जितने बलवान ग्रह अष्टम भाव में स्थित हो, जातक उतने ही विवाह होता है। अष्टमेश के मामले में यहाँ पर कोई अष्टम भाव में 2 ग्रह बैठे हों, इसके बाद जो बलवान ग्रह उसको देखते हो, तो भी ऐसी स्थिति बन सकती है। तो इसका मतलब सप्तम भाव और अष्टम भाव विवाह के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सप्तमेश का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस तरीके से विवाह के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे विवाह होता है, एक विवाह, इसके बाद में दूसरे विवाह होता है, 2 विवाह या तीसरा त्रिभार्या, 2 भार्या, वो भी विवाह के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि द्विभार्या योग या त्रिभार्या योग, तीसरी शादी है, तीसरी बार विवाह करना है, चौथी बार, उसका भी योग होते हैं कुंडली में। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।